नमस्कार, आप सभी का स्वागत डीडी न्यूज पर। आपके साथ मैं हूं मुकुल शर्मा। आप देख रहे हैं न्यूज एट 10। इस वक्त की तमाम जो बड़ी खबरें हैं वो आपके साथ साझा करेंगे, लेकिन सबसे पहले नजर डाल लेते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। आज होगा बीजेपी अध्यक्ष पद के लिए नितिन नवीन के नाम का औपचारिक ऐलान। निर्विरोध चुने गए पार्टी के सबसे युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष। शबरीमला में सोने की चोरी मामले में ईडी की बड़ी कार्रवाई। 3 राज्यों में कुल 21 जगह पर छापेमारी। एसआईटी पहले से ही कर रही है मामले की जांच। पश्चिम बंगाल में चल रही एसआईआर प्रक्रिया की विशेष निगरानी आज से होगी शुरू। राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी मनोज कुमार अग्रवाल करेंगे निगरानी। निर्धारित समय सीमा में पूरी होगी प्रक्रिया। दावोस में चल रहे विश्व आर्थिक मंच की बैठक में कई अहम मुद्दों पर चर्चा जारी। भारत दर्ज करा रहा है मजबूत उपस्थिति। बैठक के पहले ही दिन भारत ने हासिल किया करोड़ों रुपए का निवेश। और खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2026 आज से लेह में होंगे शुरू। 1000 से अधिक पुरुष और महिला खिलाड़ी लेंगे हिस्सा। और ये न्यूज़ एट 10 की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। जी हां, वो खबर जो कि सुर्खियों में। दरअसल आज भारतीय जनता पार्टी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाम की आधिकारिक घोषणा होगी। इस घोषणा के साथ ही नितिन नवीन नई दिल्ली स्थित पार्टी मुख्यालय में भाजपा के 12वें राष्ट्रीय अध्यक्ष नियुक्त हो जाएंगे। वर्तमान में वो पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। आज सुबह नितिन नवीन ने दिल्ली स्थित झंडेवालान मंदिर और साथ ही प्राचीन हनुमान मंदिर और बंगला साहिब गुरुद्वारे में जाकर दर्शन पूजन किया। वहीं दिल्ली में भाजपा मुख्यालय के बाहर जश्न का माहौल है। भारतीय जनता पार्टी के समर्थक पार्टी मुख्यालय के बाहर इकट्ठा होकर जश्न मना रहे हैं। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं नितिन नवीन बंगला साहिब गुरुद्वारे भी पहुंचे और पार्टी मुख्यालय के बाहर किस तरीके से जश्न का जो माहौल है वो नजर आ रहा है। और इस खबर पर और जानकारी के लिए आइए सीधा रुख करेंगे हमारे संवाददाता शैलेंद्र मिश्र का, जो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शैलेंद्र, अगर देखा जाए बीजेपी में नवीन युग की शुरुआत जिसे कहा जा रहा है और शायद अब ज़्यादा वक्त नहीं है जब आधिकारिक जो घोषणा है वो की जाएगी उनके नाम की। क्योंकि 45 साल के युवा नितिन नवीन के हाथों में मुकुल आपने भी दिखाया ठीक हमारे सामने बीजेपी दफ्तर के बाहर जी ढोल नगाड़े बज रहे हैं। स्वागत की तैयारी है, जश्न का माहौल है। ठीक हमारे पीछे मंच सज चुका है जब तकरीबन 11:30 बजे औपचारिक ऐलान बीजेपी के नए अध्यक्ष का होना है नितिन नवीन के नाम का। आप तस्वीरें देख रहे हैं कि वो हनुमान मंदिर गए हैं, पूजा अर्चना उन्होंने की है। देखिए, किसी भी राजनीतिक दल के जीवन में एक महत्वपूर्ण पड़ाव जो आता है वो आज का दिन है, मंगलवार का दिन है, 20 जनवरी का दिन है। और बीजेपी के राजनीतिक पड़ाव का एक बहुत महत्वपूर्ण दिन जब बीजेपी के जन्म के बाद जन्मा व्यक्ति राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने जा रहा है। 6 अप्रैल 1980 को बीजेपी की स्थापना हुई थी। संस्थापक सदस्य थे अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी। और वहां से जो सफर शुरू हुआ वो अब तीसरी पीढ़ी को कमान मिलने जा रही है जब मई 1980 में जन्मा व्यक्ति बीजेपी की कमान संभालने जा रहा है। ठीक हमारे पीछे आप देखें, यहीं से ऐलान होना है और उसके बाद ताजपोशी बाकायदा की जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद रहेंगे, बीजेपी के शीर्ष नेता मौजूद रहेंगे और उस भव्य समारोह में नितिन नवीन के नाम का ऐलान होगा और उनकी ताजपोशी होगी बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर। बिल्कुल जी बिल्कुल शैलेंद्र, ना सिर्फ ताजपोशी बल्कि उसके साथ साथ अगर देखा जाए जो जिम्मेदारियां हैं, कुछ चुनौतियां हैं जिन राज्यों में अब आने वाले समय में चुनाव जो है विधानसभा चुनाव वो होने, तो जाहिर तौर पर बहुत सारा जो दायित्व है अब उन पर रहेगा। नहीं जा पाओगे वैसा उधर से। देखिए मुकुल, 2-3 बातें समझनी होगी। जहां तक पश्चिम बंगाल के चुनाव का सवाल है, असम के चुनाव का सवाल है, यहाँ के चुनाव प्रभारी का नाम का ऐलान पहले ही हो चुका है। यहाँ की रणनीतियां एक तरह से देखें बीजेपी उस पर काम कर चुकी है। जो असली चुनौती होगी वो अपने नए टीम के गठन की होगी। उसके बाद संसदीय बोर्ड का पुनर्गठन होगा, केंद्रीय चुनाव समिति का पुनर्गठन होगा और उसमें जो चेहरे दिखाई देंगे वो आगे की बीजेपी किस ओर जाने वाली है, संगठन में किस तरह से नेता तैयार होने वाले हैं 2047 के भारत के लिए। बीजेपी
संगठन में नेताओं को पुष्पित पल्लवित करती है, उन्हें आगे बढ़ाती है और बड़ी भूमिका के लिए तैयार करती है। और आप देखेंगे नितिन नवीन की टीम में आपको उत्तर प्रदेश से, बिहार से तो खुद आते हैं, उत्तर हो पश्चिम हो, पूरब हो दक्षिण हो, वहां से हर जगह से एक प्रतिनिधित्व देने की कोशिश होगी। और यही बीजेपी की राजनीति है कि बीजेपी संगठन में युवा चेहरों को आगे करती है। बीजेपी ऐसे चेहरों को आगे करती है जो योग्यता के आधार पर ऊपर आए हैं। बीजेपी ऐसे नेताओं को आगे बढ़ाती है जो परिवारवाद के वजह से नहीं बल्कि अपनी योग्यता और मेहनत की वजह से आगे आए हैं। बीजेपी इसलिए अलग पार्टी है कि बीजेपी में फीडबैक सिस्टम है, नेताओं का मूल्यांकन है और उसके बाद उनको जिम्मेदारी दी जाती है। इसीलिए बीजेपी बाकी पार्टियों से अलग पार्टी मानी जाती है। किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि नितिन नवीन बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेंगे 2026 में 20 जनवरी के दिन। और कार्यकारी अध्यक्ष जब 14 तारीख को नवंबर को उनका नाम का ऐलान किया गया था, जब ये तय हो गया था कि वो कमान संभालने जा रहे हैं जेपी नड्डा निवर्तमान अध्यक्ष से, तो पहले अध्यक्ष से लेकर 12वें और अध्यक्ष तक आप देखिए तो आप उन नामों को देखेंगे जो पार्टी में, जिन्होंने पार्टी खड़ी की या पार्टी में नीचे से ऊपर तक आए। कोई ऐसा नाम नहीं है जो कहीं से ड्रॉप कर दिया गया हो या फिर परिवारवाद की वजह से राष्ट्रीय अध्यक्ष बना हो। तो बीजेपी इसलिए अलग पार्टी है और आज उसका एक महत्वपूर्ण पड़ाव है जब जनरेशनल शिफ्ट बीजेपी में दिखेगा, जब इसी मंच से ऐलान होगा नाम का, नितिन नवीन के नाम का, और उनको ताजपोशी दी जाएगी राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर। बिल्कुल शैलेंद्र, लेकिन क्योंकि अभी तक के सबसे युवा अब यहाँ बीजेपी अध्यक्ष वो बनने जा रहे हैं, तो क्या जो एक विजन है 2047 का, उसके अनुसार भी हम इसको जोड़कर देख सकते हैं कि जो संगठन है उसमें युवा शक्ति जो है वो अब आने वाले समय में नजर आएगी, जो कि विजन 2047 को और सशक्त करेगी? ये देखिए, बीजेपी की राजनीति को अगर समझना है तो आपको भारतीय जनता युवा मोर्चा के सांगठनिक स्वरूप को भी देखना होगा। बीजेपी में पहले छात्र जीवन में एबीवीपी, फिर भारतीय जनता युवा मोर्चा और फिर मेन बॉडी बीजेपी में तमाम नेता आगे बढ़ते हैं। युवा मोर्चा में महामंत्री के पद पे नितिन नवीन थे। आज युवा मोर्चा के तमाम पदाधिकारी हम बीजेपी में अलग अलग पद पर देखते हैं, जिनको उनकी जिम्मेदारी के आधार पर आगे बढ़ाया गया है, उनके प्रदर्शन के आधार पर आगे बढ़ाया गया है। और अब जब हम 2047 की हिसाब से बीजेपी की बात करते हैं तो वो नेता जिनकी उम्र भी 45 से 55 के बीच है, उनको ग्रो किया जा रहा है, उनको आगे लाया जा रहा है, उनको नई जिम्मेदारी दी जा रही है। और नितिन नवीन के राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के मायने यही है कि नई टीम में युवा चेहरों की आप एक छाप देख सकते हैं। उत्तर प्रदेश हो या फिर बाकी राज्य हो, मध्य प्रदेश हो, वहाँ से अलग अलग राज्यों से आप जो युवा चेहरे हैं वो नितिन नवीन की टीम में दिखाई दे सकते हैं, जो 2047 के लिहाज से बीजेपी कैसी होगी। यानी अगले 10-20 सालों तक बीजेपी में संगठन के चेहरे कौन होने जा रहे हैं, बीजेपी के प्रमुख संगठन के नेता कौन होने जा रहे हैं, इसकी पूरी छाप नितिन नवीन की नई टीम में दिखाई देगी। तो ये सिर्फ नितिन नवीन का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना नहीं है, ये दरअसल बीजेपी में जनरेशनल शिफ्ट की कहानी है। बीजेपी में संगठन के स्तर पर युवा मोर्चा के नेताओं को उससे आगे लाने की कहानी है। बीजेपी में योग्यता को ऊपर ले जाने की कहानी है। बीजेपी में जमीन से जुड़े नेता को आगे बढ़ाने की कहानी है। बीजेपी में गुटबाजी से इतर अपना काम चुपचाप करने वाले नेता को आगे बढ़ाने की कहानी है। बीजेपी में बेदाग विवाद रहित नेता को आगे बढ़ाने की कहानी है और बिल्कुल डिलीवरी वाले नेता की कहानी है। यानी जो गवर्नेंस के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मॉडल को सफलतापूर्वक आगे बढ़ा सकता है, सत्ता और सरकार के साथ मिलकर संगठन काम करे और से बेहतर तालमेल हो, उस नेता की कहानी है, उस पर भरोसा जताया गया है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। आप देखेंगे राज्यवार भी इसकी एक झलक दिखाई देगी। राज्यों में आज बीजेपी तकरीबन 70% के आसपास यह कहें कि आप तमाम बड़े राज्यों का नाम लीजिए, उत्तर प्रदेश, बिहार, दिल्ली, हरियाणा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर पूर्व में चले जाइए, असम, बीजेपी की सरकारें हैं।
ऐसे ऐसे जगह पर बीजेपी की सरकारें हैं जहां पर कल्पना भी आज से 2 दशक पहले नहीं की गई थी, वहां पर बीजेपी सत्ता में है। तो निश्चित तौर पर बीजेपी के उत्कर्ष की कहानी जो 2014 के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में लिखी गई, उसमें संगठन की जो भूमिका होनी है आगे, उसको लागू करने के लिए, उसे आगे बढ़ाने के लिए नितिन नवीन का चयन किया गया है, नितिन नवीन अध्यक्ष चुने गए हैं। तो ये अपने आप में बीजेपी किस तरह से आगे बढ़ेगी, कैसे विभिन्न राज्य सरकार में जो बीजेपी सत्ता में है उनके साथ संगठन तालमेल बढ़ाकर आगे बढ़ेगा, इसकी पूरी कहानी नितिन नवीन के नाम के सामने आने के साथ ही लिख दी गई है। और इसकी झलक आप देखते रहेंगे आने वाले दिनों में। कल जब बैठक होगी, परसों बैठक होगी, और जब नई टीम का ऐलान होगा, जब संसदीय बोर्ड का ऐलान होगा, तो वहां से भी बहुत संकेत मिलेंगे। जी बिल्कुल, और इसी वजह से कहा भी जा रहा है कि बीजेपी यानी भाजपा का नवीन युग की जो शुरुआत है वो रही है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और फिलहाल न्यूज़ एट 10 में हम यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द लौटते हैं। पता है, आई वॉज अ ब्राइट स्टूडेंट, कुछ करना चाहती थी, कुछ बनना चाहती थी। आप अपना खुद का स्टार्ट कीजिए ना, खुद का बिजनेस। और उसमें पैसे तो बहुत लगेंगे ना। जीरो इन्वेस्टमेंट। जीरो इन्वेस्टमेंट? हाँ, आई एम डूइंग इट। मैं एक प्रिंसिपल मैडम, शी इज माय क्लाइंट। मैं LIC एजेंट हूँ। LIC एजेंट बनो। अब बड़ा सोचो, हमारी वेबसाइट पर जाएं या अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। बिजली का बिल, किराना, स्कूल फीस, सब हो गया। बन गया बजट? हाँ, 5000 बच गए। तो नई साड़ी ले ले ना, पिछले महीने तो ली थी। एक और। नहीं, पहले बजट बनाओ, फिर छोटी छोटी बचत को बैंक में सेव करो और पैसों को बढ़ते देखो। बड़ी है। जाओ भाई। RBI कहता है, वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत न्यूज़ एट 10 में। आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। शबरीमला में सोने की चोरी के मामले में प्रवर्तन निदेशालय यानी ED ने 3 राज्यों में तलाशी अभियान चलाया है। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु में कुल 21 ठिकानों पर धन शोधन निवारण अधिनियम यानी PMLA के तहत छापेमारी की गई है। आपको बता दें, ये कार्रवाई मुख्य आरोपी उन्नीकृष्णन पॉटी के बेंगलुरु स्थित ठिकानों और त्रवणको देवस्थान बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष A पद्म कुमार से जुड़े परिसरों पर की जा रही है। ED ने हाल ही में केरल पुलिस की FIR के आधार पर PMLA में मामला दर्ज किया था। राजनीतिक रूप से संवेदनशील मामला पहले से ही केरल हाईकोर्ट की निगरानी में राज्य की विशेष जांच टीम यानी SIT द्वारा जांचा जा रहा है। ये जांच कई अनियमितताओं से संबंधित है, जिनमें आधिकारिक कदाचार, प्रशासनिक चूक और भगवान अयप्पा मंदिर की विभिन्न कलाकृतियों में सोना चोरी करने की आपराधिक साजिश शामिल है। तो इस मामले की अगर बात की जाए, ED की जो कार्रवाई है वो यहाँ नजर आ रही है। 3 राज्यों में बताया जा रहा है 21 जगह जो छापेमारी है वो की गई है। शबरीमला सोना चोरी ये पूरा मामला केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु में PMLA के तहत जो छापेमारी है फिलहाल ED कर रही है। और खासतौर से मुख्य आरोपी उन्नीकृष्णन के बेंगलुरु स्थित ठिकानों पर जो तलाशी है वो लगातार ली जा रही है। साथ ही आपको बता दें, इस खबर पर और जानकारी के लिए हमारे संवाददाता नीरज सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नीरज, जानना चाहेंगे आपसे, करीब 3 राज्यों में 21 जगहों पर छापेमारी की जा रही है ED द्वारा, और क्या ताज़ा जानकारी इस मामले को लेकर? देखिए, बिल्कुल ये छापेमारी की कार्रवाई ED ने की है। और आप देखें कि 9 जनवरी 2026 को ED ने इसमें PMLA के तहत जो मामला है वो दर्ज किया है। इससे पहले अगर आप देखें कि केरल पुलिस ने इसमें सबसे पहले मामला दर्ज किया था। केरल पुलिस के बाद खासतौर से केरल के अंदर काफी हंगामा देखने को मिला। विपक्ष ने लगातार सबरीमाला में जिस तरीके से सोने की चोरी हो रही थी उसको लेकर अपनी जो आवाज है वो सड़क से लेकर विधानसभा तक में उठाई थी। उसके बाद केरल हाई कोर्ट में मामला गया और केरल हाई कोर्ट के दिशा निर्देशों पर एक SIT भी बनाई गई थी। और अभी तक अगर आप देखें कि 11 लोगों को अभी तक इस पूरे मामले में गिरफ्तार किया गया है। ये पूरा का पूरा एक नेक्सस था। और किस तरीके से 30 किलो से ज्यादा जो सोना है वो एक तरीके से आप देखें कि धीरे धीरे मंदिर और उसके परिसर से बाहर निकाल लिया गया और उसकी जगह जो आर्टिफिशियल सोना है वो रख दिया गया।
ये 4 तरीके से जो जांच है वो चल रही थी। सबसे पहले आप देखें कि जो मुख्य मंदिर है उसके आसपास जो सजावट की चीजें थी, जहां पर सोना लगा हुआ था, वहां पर आर्टिफिशियल सोना लगाया गया। दूसरा जो मामला है वो जो भगवान अयप्पा का जो मंदिर है, उनके जो द्वार रक्षक हैं, उनकी जो मूर्तियां थी उस पर से सोने की परत हटाने का मामला था। एक मंदिर का जो सोने का गेट है, उस गेट को चेंज करके आर्टिफिशियल गेट लगाने की बात थी। दूसरा एक सोने का गेट था, उसकी सोने की परतें हटाकर उसकी जगह दूसरी जो आर्टिफिशियल सोना है या उससे मिलती जुलती जो चीजें हैं वो लगाने की बात थी। इसमें हुआ यह था कि जो मंदिर से जुड़े हुए जो लोग थे, इसके अलावा प्राइवेट प्लेयर और कुछ ज्वेलरी चलाने वाले या ज्वेलरी शॉप के जो मालिक हैं, वो इस पूरे खेल में शामिल थे। इस सोने को ले जाकर चेन्नई स्थित कुछ ज्वेलर्स हैं, वहां पर इसको चेंज किया गया। ऐसी जो जानकारियां हैं वो निकल कर भी आई हैं। इसके साथ साथ ही जो ईडी ने छापेमारी की कार्रवाई की है, उसमें कई सारे डिजिटल साक्ष्य, कई सारे दस्तावेज ईडी ने बरामद किए हैं और ईडी का ये कहना है कि अनियमितताओं का दूसरा मामला भी इससे जुड़ा हो सकता है। तो ये एक बड़ी कह सकते हैं कि खबर है, क्योंकि ये सिर्फ 30 किलो से ज्यादा सोने की चोरी का मामला नहीं है, लेकिन इससे जुड़े कुछ और दूसरे मामले सामने निकल कर आ सकते हैं कि किस तरीके से भगवान अयप्पा के मंदिर में ये करप्शन का जो खेल है वो खेला जा रहा था। ईडी अभी लगातार कार्रवाई कर रही है। जी बिल्कुल नीरज, और कहीं ना कहीं माना जा सकता है कि जो पुख्ता प्रमाण हैं वो ईडी के पास है। उसी वजह से हम देख पा रहे हैं कि किस जगहों पे छापेमारी की जा रही है। ना सिर्फ टीडीपी के अध्यक्ष की बात की जाए या जो मुख्य आरोपी है उन्नीकृष्णन है, उनके जो ठिकाने हैं उनकी तलाशी ली जा रही है। देखिए बिल्कुल ईडी के पास साक्ष्य है और ईडी का ये कहना है कि उनके पास जो साक्ष्य है के आधार पर ईडी ने अपनी जो कार्रवाई है वो की है। किस जगहों पर छापेमारी की जो कार्रवाई है वो लगातार ईडी के द्वारा की जा रही है। और इससे पहले आप देखें कि 9 जनवरी को जब ईडी ने इस पूरे मामले में केस दर्ज किया था, उसके बाद कई सारे वो निकलकर ईडी के सामने आए थे। उन्हीं साक्ष्यों को पुख्ता करने के बाद ये छापेमारी की कार्रवाई की जा रही है। और ईडी का यह भी कहना है कि यह सिर्फ सोने से ही जुड़ा मामला नहीं है। सबरीमाला और भगवान अयप्पा के मंदिर में करप्शन के दूसरे मामले भी निकलकर सामने आए हैं। आने वाले समय में ईडी उनका खुलासा भी करेगी, क्योंकि ईडी का यह कहना है कि जब छापेमारी की कार्रवाई की गई थी तो कई सारे दस्तावेज इस तरीके के मिले जो करप्शन के दूसरे खेलों को भी बता रहे हैं। तो निश्चित तौर पर यह बड़ा मामला है और ईडी का कहना है कि परत दर परत ये करप्शन का जितना भी खेल खेला जा रहा है उसकी सारी परतों को खोला जाएगा और जो चेहरे इस करप्शन के पीछे हैं उन चेहरों को सामने ईडी लेकर आएगी। जी बिल्कुल, और खासतौर से क्योंकि जब आज जो कार्रवाई की जा रही है ईडी की, क्या माना जाए, एसआईटी ने जो जांच की अब तक करीब 11 जो लोग हैं उनको गिरफ्तार किया गया है और भी जो संख्या है अब वो बढ़ती हुई नजर आ सकती है इसमें। देखिए बिल्कुल बढ़ती हुई नजर आ सकती है और जैसा कि हम जिक्र भी कर रहे थे कि इसमें सिर्फ मंदिर से ही जुड़े लोग नहीं हैं, मंदिर के अलावा जो प्राइवेट प्लेयर हैं और इसके अलावा जिनको सीधा सीधा लाभ पहुंचा था, ये सोने की जो काली कमाई इन लोगों ने रखी थी, इसमें कुछ ज्वेलर्स हैं वो भी शामिल हैं, कुछ मंदिर से जुड़े पदाधिकारी और जो इनडायरेक्ट तरीके से मंदिर से डीलिंग कर रहे थे। इसके साथ साथ ही मंदिर परिसर के आसपास जो कुछ लोग रहने वाले थे और जो सीधे सीधे मंदिर से जुड़े हुए थे वो तमाम इसमें शामिल है। और इसके साथ साथ ही इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि इस इतने बड़े खेल के पीछे हो सकता है कि कोई पॉलिटिकल पार्टी से जुड़ा कोई व्यक्ति, कोई चेहरा वो भी इनको कहीं ना कहीं पीछे से सपोर्ट कर रहा हो, क्योंकि ये कोई 1-2 दिन का मामला नहीं है, ये लंबे समय से इस खेल को खेला जा रहा था और मंदिर में जो असली सोना है उसको निकालकर नकली सोना वहां पर लगाया जा रहा था और उस सोने को बेचा जा रहा था। तो ये एक बड़ा खेल है और इसमें इनकार नहीं किया जा सकता कि कुछ प्राइवेट और इसके अलावा कुछ पॉलिटिकल प्लेयर भी कहीं ना कहीं पीछे से अपनी भूमिका को निभा रहे होंगे। अब ईडी जल्दी उनका पर्दाफाश भी करेगी। जी बिल्कुल, भ्रष्टाचार के इस खेल का खुलासा करने के लिए लगातार ईडी कार्रवाई कर रही है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया नीरज आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो हमारे संवाददाता बता रहे थे किस तरीके से ईडी की जो कार्रवाई है वो नजर आ रही है। और वहीं बात अगर करें तमिलनाडु की, तो यहाँ के राज्यपाल आर.एन. रवि एक बार फिर विधानसभा से वॉकआउट कर गए हैं। उन्होंने मांग की कि तमिल थाई वस्तु यानी तमिल गान के बाद राष्ट्रगान बजाया जाए। विधानसभा अध्यक्ष एम पवाऊ ने इस मांग को स्वीकार करने से इनकार कर दिया, जिसके बाद राज्यपाल बिना अभिभाषण पढ़े सदन से बाहर चले गए। ये तीसरा मौका है जब राज्यपाल ने उद्घाटन सत्र के दौरान ऐसा किया है। इससे पहले भी वे 2024 और 2025 के विधानसभा अभिभाषणों का बहिष्कार कर चुके हैं। फरवरी 2024 में आर.एन. रवि ने उद्घाटन भाषण के कुछ हिस्सों से असहमति जताते हुए उसे पढ़ने से इनकार कर दिया और सदन से बाहर चले गए। बाद में विधानसभा ने सरकार द्वारा तैयार किए गए भाषण के संस्करण को अपनाने का प्रस्ताव पारित किया,
जनवरी 2023 में भी मुख्यमंत्री स्टालिन द्वारा भाषण के कुछ हिस्से छोड़ने के उनके फैसले पर आपत्ति जताने के बाद राज्यपाल रवि ने वॉकआउट किया था। राज्य सरकार का कहना है कि विधानसभा में स्थापित परंपरा के अनुसार तमिल गान का ही पाठ होता है, जबकि राजभवन इसे संवैधानिक मर्यादा का मुद्दा बता रहा है। इस टकराव ने एक बार फिर राज्यपाल और निर्वाचित सरकार के बीच तनाव को उजागर किया है। तमिलनाडु विधानसभा में उस समय भारी हंगामा हुआ जब राज्यपाल RN रवि के सदन से वॉकआउट करने के बाद अध्यक्ष M अपाउ ने राज्यपाल के भाषण का तमिल संस्करण पढ़ना शुरू किया। इसी दौरान विपक्षी दल AIADMK के विधायकों ने भी सदन से वॉकआउट कर दिया। AIADMK ने DMK सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए आरोप लगाया कि राज्य में कानून व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है और महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। विपक्ष ने सरकार पर जनता की सुरक्षा में विफल रहने का भी आरोप लगाया। और इस खबर पर और जानकारी के लिए अक्षनाथ जो हैं वो हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। अक्षनाथ, क्या माना जाए, एक बार फिर जो मुद्दा है तमिल गान का वो यहाँ पर तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है? बिल्कुल, आज था पहले दिन तमिलनाडु असेंबली के नए साल शुरू होने के बाद और हमने देखा है कि बस 10 मिनट गवर्नर RN रवि असेंबली के अंदर था। उन्होंने उनके कस्टमरी स्पीच जो है वो नहीं पढ़ा और वॉकआउट कर दिया था, क्योंकि उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि आफ्टर तमिल ताई वार्तक जो है तमिलनाडु के एंथम, उसके बाद में नेशनल एंथम बजे, पर स्टेट का जो स्पीकर है M अपाउ, उन्होंने उसको रिजेक्ट किया था। उसके हिसाब से उन्होंने वॉकआउट की थी। और उसके बाद हमने सुना कि RN रवि ने उनके जो ट्विटर पेज है उसमें एक ट्वीट डाला है जिसमें 13 पॉइंट्स उन्होंने दिया है, रीजंस फॉर नॉट रीडिंग द कस्टमरी स्पीच एंड वॉकिंग आउट। उसमें उन्होंने कहा है कि महिलाओं की सुरक्षा के बारे में तमिलनाडु की राज्य सरकार जो कस्टमरी स्पीच लिखा था उसमें मेंशन नहीं है। वैसे ही तमिलनाडु के इन्वेस्टमेंट्स के बारे में जो ड्रॉप हो रही है उसके बारे में कुछ मेंशन नहीं है। दलित सेफ्टी, चिल्ड्रन सेफ्टी, इस बारे में उन्होंने बोला कि तमिलनाडु राज्य सरकार ने इस स्पीच में कोई ना कोई मेंशन करना था पर वो नहीं किया है। और उसके वजह से उन्होंने बोला कि जो स्पीच उनके लिए कस्टमरी स्पीच तमिलनाडु गवर्नमेंट ने लिखा था वो नहीं पढ़ा और वॉकआउट किया। और एक सबसे पहले जो मेंशन था वो था कि गवर्नर का जो माइक है उसको बार बार ऑन और ऑफ किया गया था। उसकी वजह से भी गवर्नर के जो संभाषण था वो करने के लिए बहुत ही तकलीफ थी और इसके वजह से उन्होंने क्रोधित होकर वहां से वॉकआउट किया है। और इसके बाद हमने देखा कि स्टेट का जो चीफ मिनिस्टर है MK स्टालिन, उन्होंने भी असेंबली में एक स्पीच दिया है। उसमें उन्होंने कहा है कि जो गवर्नर ने किया है पिछले बार 2024, 2025 और 2023 में भी उन्होंने वॉकआउट किया था असेंबली से, ये एक बहुत ही डिसअपॉइंटिंग और सैडनिंग इशू है। और उन्होंने कहा है कि स्टेट का सेक्रेटेरिएट या स्टेट का असेंबली जो पब्लिक ने चुना है उसके लिए रिस्पेक्ट देना चाहिए और गवर्नर रवि ने वो नहीं किया है। और इसके वजह से उन्होंने 2 रेजोल्यूशंस पास की। एक है कि गवर्नर का जो मूव है वो ठीक नहीं है, दूसरा है जो स्पीच गवर्नमेंट ने लिखा है वही स्पीच को स्टेट का सेक्रेटेरिएट का प्रोसीडिंग्स में रिकॉर्ड होगा और उस स्पीच को एक्सेप्ट भी करने वाला है। तो ऐसे एक स्पीच भी दिया है MK स्टालिन ने। पर हम देख रहे हैं कि स्टेट गवर्नमेंट के जो गवर्नर है RN रवि जी, उन्होंने खुद बताया है कि जो सिचुएशन है तमिलनाडु में वो ठीक नहीं है और वो हाईलाइट करने के लिए भी ये वॉकआउट है। पर MK स्टालिन ने बोला है कि अगर गोट को जैसे बियर्ड नहीं चाहिए जैसे कि गवर्नर स्टेट के लिए नहीं चाहिए। एक फेमस अन्नादुरई का स्टेटमेंट है ये और उन्होंने आज असेंबली में ये रिएटरेट भी किया है। मुकुंद जी बिल्कुल, तो ना सिर्फ संवैधानिक मर्यादा बल्कि इसके साथ साथ राज्यपाल और स्टालिन सरकार के बीच एक टकराव की जो स्थिति है वो भी यहाँ देखने को मिल रही है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका अक्षनाथ हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो जाना आपने इस वक्त तमाम जो बड़ी खबरें थी, लेकिन फिलहाल वक्त हो चला है न्यूज़ 10 में। बस मेरे साथ इतना ही। आगे देखिए न्यूज़ पंच, आप देखते रहिए DD न्यूज़।